बच्चों आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संबंधों के प्रकार। बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास तक 11वीं क्लास का रिवीजन करा दिया था। मैंने आपको समुच्चय के बारे में बता दिया था और संबंध के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। अब आज से बच्चों आपका एक्चुअल क्लास 12th का अध्याय आरंभ होगा और हमारा पहला टॉपिक होगा संबंधों के प्रकार। आज बच्चों हम संबंधों के भिन्न भिन्न प्रकारों के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो अनुज सैनी, हेलो अनुज बेटा, हेलो ऋषभ बेटा, हेलो मनोज बेटा, हेलो अनूप, हेलो नीरज, हेलो शशि, हेलो सत्यम, मैं अच्छा हूं बेटा, हेलो प्रियांशु, हेलो तनु, हेलो खुशी बेटा, हेलो प्रेम प्रताप, हेलो पवन, हेलो जतिन, हेलो अमीन। तो काफ़ी बच्चों ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आरंभ करते हैं आपकी आज की क्लास को। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको इस जो हमारा ये नया कोर्स स्टार्ट हुआ है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो बच्चों डाउटनेट पर अभी पिछले सोमवार से जस्ट अभी 3 दिन पहले जो सोमवार आया वहाँ से एक नया कोर्स आरंभ किया गया है जिसमें बच्चों मैं और मेरे टीममेट्स आपको डेली क्लास 12th के हर चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। मतलब अब आपकी बच्चों ये क्लासेज जो हो रही हैं ये डेली रूटीन की क्लासेज होंगी, डेली आपको टीचर पढ़ाया करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से, और इसका फिक्स टाइम टेबल रहेगा कि इस टाइम टेबल पर ही बच्चों इनकी क्लास होगी, ये टाइम चेंज नहीं होगा। तो देखो इस अध्याय में सबसे पहले हमने जाना था समुच्चय के बारे में, जिसमें बच्चों मैंने आपको समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है इसके बारे में बताया, उप समुच्चय क्या होता है इसके बारे में बताया, घात समुच्चय क्या होता है इसके बारे में बताया, समुच्चयों के ऊपर संख्याएं करके बताई, जैसे समुच्चयों का यूनियन कैसे निकालते हैं, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन, अंतर कैसे निकालते हैं, उसके अलावा किसी समुच्चय का पूरक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये बात बच्चों मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। इसके पश्चात बच्चों हमने संबंध के बारे में जाना पिछली क्लास में, जिसमें संबंध क्या होता है, संबंधों का समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं, संबंध क्या है, संबंध का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर क्या होता है, तथा संबंधों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब संबंधों के प्रकारों के बारे में बच्चों हम आज की क्लास में जानेंगे। इसके बाद अगली क्लास से बच्चों हम आरंभ करेंगे फलन को, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि फलन क्या होता है। उसके पश्चात हम फलन का प्रांत, सहप्रांत व परिसर निकालना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम फलनों के प्रकार देखेंगे, फिर हम फलनों का संयोजन देखेंगे एंड देन उसके बाद हम प्रतिलोम फलन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द्विआधारी संक्रियाएं, जो कि बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये अध्याय चलने वाला है। अब आज की क्लास में बच्चों हम संबंधों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन से संबंधों के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए? रेडी हैं सही बच्चे? तो चलिए बच्चों आरंभ करते हैं अब आपकी आज की क्लास को। सबसे पहले बच्चों हम पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको संबंध के बारे में बताया था। अब क्या होता है बच्चों संबंध? देखो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का, अर्थात ए से बी में कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय होता है। ये बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, क्या होता है संबंध? संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, यानी कि आर जो होता है वो उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों मैंने आपको संबंधों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र भी बताया था। क्या होता है संबंधों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र? देखो यदि n ऑफ a बराबर p हो,
एन ऑफ बी बराबर क्यू, मतलब ए समुच्चय में अवयवों की संख्या पी हो, बी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्यू हो, तो आर संबंधों की संख्या हो जाएगी ए से बी में, ए से बी में संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या कितनी होगी बच्चों, मुझे बताइए। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, ये होगी बच्चों आपकी 2 की घात पी क्यू के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगी, 2 की घात पी क्यू के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो ये होता है आपका संबंध और संबंध की परिभाषा। अब बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ बताया भी था कि क्या होता है संबंध। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कुछ उदाहरण भी करवाए थे ना बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ उदाहरण, तो वही संबंध है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आरंभ करते हैं आपकी आज की पहली क्विज को। देखता हूं आपको पिछली क्लास का कितना याद है। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे पहले क्विज के लिए। आपके सामने आ रहा है पहली क्विज का पहला प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। यदि आर हमारा 2,2, 3,3, 4,3, 2,4 है तो इसका प्रांत क्या होगा। प्रांत बताइए। देखो मैंने आपको बताया था संबंध आर का प्रांत जो क्रमित युग्म होते हैं आर में, उनके प्रथम घटकों का समुच्चय होता है। बी आंसर बता रहे हैं बच्चे, बी आंसर बता रहे हैं बच्चों। आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। अब देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि संबंध का प्रांत संबंध में उपस्थित क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय होता है। तो यहां पर देखो प्रथम घटक क्या क्या हैं, एक तो 2 है, एक है 3, एक है 4। तो 2, 3, 4 ये क्या हो जाएगा, संबंध आर का प्रांत हो जाएगा। तो इसका मतलब बी विकल्प बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आया। काफी बच्चों का सही आंसर था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, नहीं बेटा बी ऑप्शन मैच कर रहा है, आप कहां सो रहे हो बेटा, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ बेटा बी सही है। ठीक है, हाँ भाई। तो बच्चों अब हम चलते हैं आज की सेकंड क्विज पर। देखो आज मैं लगातार 2 क्विज आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए सेकंड क्विज के लिए। बच्चे कह रहे सर 2 को क्यों छोड़ दिए, बेटा 2 ले तो लिया। अरे मैंने आपको बताया था बेटा समुच्चय में अवयव भिन्न भिन्न होते हैं, हम लोग 2 को 2 बार नहीं लिख सकते। ये क्या है, संग्रह है। समुच्चय क्या होता है बच्चों, संग्रह होता है। और संग्रह में हम लोग एक वस्तु को एक बार ही तो लेते हैं, 2 बार कैसे ले लोगे एक वस्तु को। ठीक है, तो इसलिए 2 केवल एक बार ही आएगा, 2 बार नहीं आएगा। ओके बच्चों, ओके। अब हम लोग चलते हैं बच्चों सेकंड क्विज पर। तो सेकंड क्विज के लिए तैयार हैं सही बच्चे। तो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपका। क्या है क्वेश्चन, पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स आर वाई, यहां पर मतलब है कि एक्स वाई का वर्ग है। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प हैं बच्चों आपके पास। पहला विकल्प है 4R2, मतलब x बराबर 4 y बराबर 2 हो। दूसरा विकल्प है x बराबर -2 y बराबर 4 हो। तीसरा विकल्प है x बराबर 3 y बराबर 9 हो।
चौथा विकल्प है x बराबर 9 y बराबर 4 हो। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है। बच्चों आपका समय होता है यहां पर समाप्त। अब देखते हैं इनके आंसर। तो देखो यहां पर क्या आ गया है कि x r y, देखो इसका मतलब है कि x का y के साथ संबंध है। और परिभाषा क्या है इसकी, परिभाषा ये है कि x जो है वो y का वर्ग है। ठीक है, अब पहले वाले विकल्प के लिए देखते हैं। तो पहले वाले विकल्प के लिए x बराबर है 3, y बराबर है 2, सॉरी x बराबर 4 है, x बराबर 4 है, y बराबर 2 है। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि क्या 4 2 का वर्ग है? बिल्कुल है, 2 का वर्ग 4 ही तो होता है। तो इसका मतलब ए विकल्प हमारा सही है। अच्छा, बी विकल्प को चेक करके देखते हैं। यहां पर x का मान -2 है, y का मान 4 है। बच्चों मुझे बताओ 4 का वर्ग कितना होता है? 16। क्या -2 होता है? नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे यहां पर आ जाओ, x बराबर 3 है, y बराबर 9 है। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 3 होता है क्या? नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आ जाओ, यहां पर x बराबर 9 है, y बराबर 4 है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 9 तो नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा? ए विकल्प। हाँ, मनोज कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया, नीरज कुमार का भी बिल्कुल सही है, ज्योति गुप्ता, हेमराज, उम्मीद, आंचल, काफी बच्चों ने सही आंसर बताया। ऋषभ, काफी बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर बताया। ठीक है बच्चों, तो ये थे बच्चों आपकी क्विज के आंसर। अब बच्चों हम लोग आरंभ करते हैं आपके आज की क्लास के टॉपिक को, संबंधों के प्रकार। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संबंधों के बहुत सारे प्रकार हैं। एक है आपका रिक्त संबंध, एक है सार्वत्रिक संबंध, एक है तत्समक संबंध, एक है बच्चों स्वतुल्य संबंध, एक है आपका सम्मिश्र संबंध, और एक है बच्चों आपका संक्रामक संबंध, और एक होता है बच्चों आपका तुल्यता संबंध। ठीक है, तो ये बच्चों आपके संबंधों के प्रकार हैं। अब एक एक करके बच्चों हम सारे संबंधों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रिक्त संबंध को, कि रिक्त संबंध क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों रिक्त संबंध क्या होता है? देखो बच्चों, आपने रिक्त समुच्चय पढ़ा होगा। अब रिक्त समुच्चय क्या होता था? रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता था जिसमें कोई भी अवयव ना हो। सेम इसी प्रकार से होता है बच्चों रिक्त संबंध। तो एक ऐसा संबंध जिसमें एक भी क्रमित युग्म ना हो, उसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। अर्थात एक ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा हो, उसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, तो सही बच्चे रिक्त संबंध की परिभाषा लिखेंगे। एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा हो, उसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, देखो नाम से पता लग रहा है रिक्त। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली होता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब संबंध के अंदर क्या होते हैं? क्रमित युग्म, अर्थात यहां पर क्रमित युग्मों की संख्या क्या हो जाएगी? क्रमित युग्मों की संख्या बराबर हो जाएगी 0 के। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका रिक्त संबंध। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं कि R
बराबर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के रूप में संबंध आर में क्रमिक युग्म है। ठीक है, इस प्रकार से हैं कि ए और बी बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा 0 के। ठीक है, ये मैंने बच्चों एक संबंध आर लिख रखा है। ठीक है, कि ए कॉमा बी के रूप में है, जहां पर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहे हैं एन में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 0 के। ठीक है, तो अब बच्चों मुझे ये बताइए आप कि क्या ऐसी कोई दो प्राकृत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 0 देता हो? ऐसी कोई है क्या? देखो, यदि हम छोटी से छोटी प्राकृत संख्या भी लें, यानी कि 1 1 लें, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो ये 2 देगा, 0 तो कभी देगा ही नहीं। तो इसका मतलब इस संबंध आर में कोई भी क्रमिक युग्म नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा आपका रिक्त संबंध। क्या कहलाएगा बच्चों? ये आपका रिक्त संबंध कहलाएगा। ठीक है, क्लियर प्रत्येक बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर है ना? देखो, आप चाहो तो यहां पर ये भी लिख सकते हो a प्लस बी बराबर 0, ये भी लिख दोगे ना आप, तो भी रिक्त संबंध ही आएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी दो प्राकृत संख्या हमारे पास नहीं है जिनका योगफल हमें 0 मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए ये संबंध आर रिक्त संबंध होगा। जिसमें कोई भी अवयव ना हो वह रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया प्रत्येक बच्चे को? समझ में आ गया बच्चों? एक बार मुझे कंफर्म करके बता दो कि आपको रिक्त संबंध समझ में आ गया है। आ गया? बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब हम लोग चलते हैं संबंधों के अगले प्रकार पर, जिसका नाम है सार्वत्रिक संबंध। अब जैसा कि बच्चों नाम से पता लग रहा है, सार्वत्रिक मतलब सर्वत्र फैला हुआ है ये। ठीक है, मतलब बच्चों ये कि एक ऐसा संबंध जिसमें सारे की सारे क्रमिक युग्म हो। अब क्रमिक युग्म किसके होंगे? क्रमिक युग्म होंगे ए क्रॉस बी के। तो इसका मतलब एक ऐसा संबंध आर जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट ए क्रॉस बी के बराबर हो, उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। यदि संबंध आर बराबर हो ए क्रॉस बी के, उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ओके, क्लियर? जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि आर बराबर, ठीक है, आर में ए कॉमा बी के रूप में क्रमिक युग्म है। ठीक है, जहां पर ए और बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहे हैं एन में। ठीक है, और अब मैंने बांध दिया ए और बी को एक संबंध से कि ए तथा बी का योग एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, एक प्राकृत संख्या है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योगफल सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का योगफल सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसका मतलब इस संबंध आर में जितने भी संभव ए और बी के मान होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये होगा बच्चों आपका सार्वत्रिक संबंध। क्या होगा बच्चों? ये आपका सार्वत्रिक संबंध होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? ये आपका सार्वत्रिक संबंध होगा। क्लियर? डेफिनेशन भी लिखें तो चलिए बेटा डेफिनेशन भी लिख लीजिए। देखो, रिक्त संबंध में तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी। सार्वत्रिक संबंध की आप परिभाषा लिखिए, एक ऐसा संबंध आर
समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक ऐसा संबंध आर जो कि ए से बी में कार्तीय गुणनफल के बराबर हो, उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा संबंध आर, एक ऐसा संबंध आर जो ए से बी में कार्तीय गुणनफल के बराबर हो, क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ठीक है, क्लियर? सक्षम बेटा, आप लेट हो चुके हो, क्विज तो बहुत पहले आ चुकी हैं, क्लास के स्टार्टिंग में क्विज हो चुकी हैं। ठीक है, क्लियर? एक ऐसा संबंध आर जो कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कार्तीय गुणनफल के बराबर हो, उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों हम लोग एक प्रश्न करते हैं, उसके माध्यम से रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को और अच्छे से समझते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी प्रश्नावली का ही प्रश्न है, एनसीईआरटी का उदाहरण है। मान लीजिए कि किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब दर्शाइए कि आर बराबर ए कॉमा बी, ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। ये सबसे पहले हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, संबंध क्या है? समुच्चय क्या है? समुच्चय है सभी किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का, मतलब एक बॉयज स्कूल है, एक लड़कों का स्कूल है। ठीक है, उसका समुच्चय है ये। ठीक है, अच्छा, अब संबंध आर कहता है हमसे कि ए बी की बहन है। अब बच्चों, यदि स्कूल बालकों का है तो वहां लड़कियां तो है ही नहीं। भाई, लड़कों का स्कूल है, वो लड़कियां तो है ही नहीं, और लड़कियां नहीं है तो बहन कैसे हो सकती हैं? बहन तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब बच्चों ये संबंध क्या है? रिक्त संबंध। तो सिंपल सा आपको ये लिखना है, चूंकि ए और बी दोनों लड़के हैं तो ए बी की बहन नहीं हो सकती। अतः यह संबंध रिक्त संबंध है। ठीक है, अब अगला देखो, अगला कह रहा है आर डैश एक संबंध है। ये कहता है हमसे कि ए कॉमा बी के रूप में क्रमित होंगे, जहां पर ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ऊंचाइयों का अंतर क्या है? 3 मीटर से कम है। ठीक है, अब बच्चों 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। देखो, व्यक्तियों की ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई होती है अप्रॉक्स 150 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में। कम से कम लगाएं तो भी 140 से 180 के बीच होती है। नॉर्मल लोगों की जो ऊंचाइयां होती हैं वो 140 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच होती हैं। ठीक है, देखो अधिकतम ऊंचाई जब 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है तो फिर बच्चों अंतर 3 मीटर से कम हमेशा ही होगा। भाई, अंतर 3 मीटर से कम हमेशा ही होगा, तो इसका मतलब इसके अंतर्गत सारे बच्चे आ जाएंगे, सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, देखो कहा गया कि ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होना चाहिए। यार ये तो होता ही है, 3 मीटर से कम तो हमेशा होता ही है। आप किसी बच्चे की ऊंचाई को देख लेना,
3 मीटर से कम तो होगी ही होगी। तो इसका मतलब इस संबंध R के अंतर्गत सारे की सारे अवयव आ जाएंगे, सारे अवयव बच्चों इस R के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस संबंध को हम क्या कहेंगे, इस संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। तो ये क्या है, R डैश, R डैश सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, क्लियर। R डैश क्या है आपका, सार्वत्रिक संबंध। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं बच्चों तत्समक संबंध पर। अब तत्समक संबंध क्या होता है, तो बच्चों तत्समक संबंध होता है IA, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, जैसे मान लो समुच्चय A में है, ठीक है, तो समुच्चय A में आइडेंटिटी रिलेशन होता है ये बच्चों। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, इसलिए हम इसे IA से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अच्छा यदि समुच्चय B में तत्समक संबंध होता है तो उसे हम IB से व्यक्त करते हैं। ठीक है, IA या फिर IB से इसको व्यक्त करते हैं। अब तत्समक का मतलब क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ तत्समक का मतलब क्या होता है। आप लोग बच्चों छोटी क्लासेस से तत्समक को पढ़ते आ रहे हो, तत्समक अवयव आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो क्या होता है तत्समक का मतलब, बेटा अगर बच्चा बोना भी होगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, बताओ मुझे, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा। अगर बच्चा बोना भी होगा ना तो उसकी हाइट होगी बच्चों 150 सेंटीमीटर से कम। अब यार कुछ भी हो बच्चों, तो 3 मीटर से कम तो हमेशा रहेगी ना, सभी बच्चों की ऊंचाइयां 3 मीटर से कम तो रहेंगी ना। बताओ मुझे, रहेंगी या नहीं रहेंगी। रहेंगी ना, हाँ या ना, रहेंगी, बहुत अच्छे। तो बच्चों इसलिए वो क्या है, एक सार्वत्रिक संबंध है। देखो यहां पर हमसे कहा गया है कि संबंध R डैश A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब आप दुनिया के कोई भी व्यक्ति को देख लेना, किन्हीं भी दो व्यक्तियों की आप तुलना करके देख लेना, उनकी ऊंचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर से कम होगा। कारण क्या है, कारण यह कि भाई व्यक्ति की ऊंचाई 3 मीटर से ज्यादा नहीं होती। भाई ऊंचाई 3 मीटर से ज्यादा हो तभी तो मैं कहूं कि भाई उनकी जो ऊंचाइयों का अंतर है वो 3 मीटर से अधिक है। जब ऊंचाई 3 मीटर नहीं हो सकती तो फिर अंतर कहां से 3 मीटर से ज्यादा हो जाएगा, अंतर नहीं हो सकता। तो सदैव 3 मीटर से कम ही रहेगा, और 3 मीटर से कम रहेगा तो उसमें सारे के सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे तत्समक संबंध की। तो तत्समक संबंध क्या होता है, तो तत्समक का मतलब होता है बिल्कुल सेम चीज हो। ठीक है, तो जैसे कि यदि मैं तत्समक संबंध की बात करूं तो मान लो मेरे पास कोई समुच्चय A है। ठीक है, अब A से A में एक मेरे पास तत्समक संबंध है, तो इसकी परिभाषा होती है IA बराबर, इसमें क्रमिक युग्म होते हैं बच्चों A, A के रूप में। ठीक है, किस रूप में होते हैं, A, A के रूप में, जहां पर A जो होता है वो बिलोंग्स करता है आपके A समुच्चय में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं तत्समक संबंध। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास A कोई समुच्चय है जिसमें 1, 2, 3 अवयव है। ठीक है, अब इसका तत्समक संबंध क्या होगा, इसका तत्समक संबंध IA बराबर हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये बच्चों इसका तत्समक संबंध हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल लगा दो यहां पे। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ओके बच्चों, तो ये होता है आपका तत्समक संबंध। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं
कि बी मेरे पास कोई समुच्चय है, ठीक है। अब मुझे आई बी लिखना है, तो आई बी बराबर हो जाएगा इसके अंदर बी कॉमा बी के रूप में क्रमित युग्म होंगे, जहाँ पर फॉर ऑल बी बिलोंग्स करेंगे समुच्चय बी से, ठीक है। तो ये आपका तत्समक संबंध हो जाएगा। उसी के साथ लिख देना है। हाँ, मनोज कुमार ने बिल्कुल सही बताया, उसी को उसी के साथ लिख दो, वो होता है तत्समक, ठीक है। क्लियर? परिभाषा लिख दीजिए। तो परिभाषा लिखो बच्चों, एक ऐसा संबंध जिसमें किसी अवयव का उसी के साथ संबंध हो, जिसमें किसी अवयव का उसी के साथ संबंध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बच्चों तत्समक संबंध कहते हैं। शुद्ध भाषा में लिखें तो यहां पर बच्चों क्रमित युग्मों का पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। यदि आप आम भाषा में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एक ऐसा संबंध जिसमें क्रमित युग्मों का पहला घटक और द्वितीय घटक बराबर हो, वह एक तत्समक संबंध होता है। अब यहाँ पर एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध ए क्रॉस ए में होंगे? हाँ बेटा, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय तो होगा, बट ये हमेशा ए क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस ए के बराबर बच्चों ये नहीं होगा, क्योंकि देखो ए क्रॉस ए में तो 1,2 भी आएगा, यहाँ पर 1,2 तो है ही नहीं, यहाँ पर तो केवल 1,1, 2,2, 3,3 है, ठीक है। तो आई ए जो होता है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, उसे हम तत्समक संबंध कहते हैं। मनोज कुमार ने बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। ये एक बार फिर से बताएं तो चलो बच्चों एक बार और बताता हूं मैं आपको। देखो, समुच्चय ए से समुच्चय बी में तत्समक संबंध को हम आई ए से व्यक्त करते हैं, और इसका मतलब होता है कि एक ऐसा संबंध होता है जिसमें ए कॉमा ए के रूप में क्रमित युग्म होते हैं, जहां पर सारे ए समुच्चय ए से लिए गए हों, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मेरे पास ए कोई समुच्चय है जिसमें 1, 2, 3 अवयव है। अब इसका मुझे तत्समक संबंध लिखना है तो वो जाएगा 1,1, 2,2, 3,3। इसे बच्चों हम तत्समक संबंध कहते हैं। परिभाषा हो जाएगी, एक ऐसा संबंध जिसमें किसी अवयव का उसी के साथ संबंध हो, उसे हम तत्समक संबंध कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों हम आगे अगले संबंध पर, जिसका नाम है स्वतुल्य संबंध। ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट संबंध है, पेपर में काफी बार इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? तो स्वतुल्य संबंध की बच्चों परिभाषा होती है, एक ऐसा संबंध आर जिसमें ए कॉमा ए के रूप में क्रमित युग्म होते हैं, ठीक है। यानी कि ए आर ए जिसमें होता है, ठीक है, ए का ए के साथ ही जिसमें संबंध होता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है बच्चों कि मान लो मेरे पास ए समुच्चय जिसमें मेरे पास अवयव है 1, 2, 3। अब स्वयं उस अवयव का उसी के साथ संबंध होना जरूरी है। तो यहां पर यदि हम संबंध आर लिखें तो वो हो जाएगा 1,1, 2,2, 3,3। तो ये क्या है बच्चों? एक स्वतुल्य संबंध है। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यही तो आपने तत्समक संबंध बताया था और इसी को आप स्वतुल्य संबंध भी बता रहे हो। तो बेटा दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है बेटा। अंतर क्या है? अंतर ये है कि यदि मान लो मैंने एक संबंध आर इस प्रकार से लिख दिया कि 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो अभी भी बच्चों ये संबंध स्वतुल्य है, परंतु बच्चों ये संबंध तत्समक नहीं है। ये संबंध तत्समक नहीं है,
ये संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, तो ये अंतर है स्वतुल्य और तत्समक के बीच में। देखो तत्समक में तो केवल वही आएंगे, जबकि स्वतुल्य में ऐसा नहीं है। स्वतुल्य में बस आपको ये चेक करना है कि ए आर ए होना चाहिए, कि भाई समुच्चय ए में जो अवयव हैं उसका उसके साथ में कनेक्शन होना चाहिए। बाकी तो और कुछ भी दे रखा हो उसके अंदर, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या अंतर होता है स्वतुल्य और तत्समक में। देखो स्वतुल्य तत्समक ये है, यहां पर ये आई ए के बराबर है, परंतु यहां पर ये आई ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, परंतु प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होता है। क्लियर? स्वयं का स्वयं के साथ संबंध स्वतुल्य, नाम से पता लग रहा है स्वतुल्य। स्व माने स्वयं, तुल्य माने तुल्य, तुल्य मतलब समान। तो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध ही स्वतुल्य संबंध होता है। क्लियर? तत्समक में तो प्रत्येक सेम होना चाहिए, जबकि स्वतुल्य में ऐसा नहीं है। स्वतुल्य में स्व इक्वल तो होने चाहिए, सेम तो होने ही चाहिए, उसके अलावा अलग अलग भी चल सकते हैं यहां पर। ठीक है, अलग अलग भी बच्चों चल सकते हैं। परिभाषा बेटा मैंने लिख दी है, यह है स्वतुल्य संबंध की परिभाषा। ठीक है, स्वतुल्य संबंध की बच्चों ये परिभाषा है। ओके, क्लियर? क्लियर बच्चों, बहुत अच्छे। अब हम लोग चलते हैं एक उदाहरण से स्वतुल्य को और अच्छे समझते हैं। तो जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में ये जो संबंध दे रखा है हमें द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है या नहीं है। तो देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखो समुच्चय ए में क्या अवयव दिया गया है, मुझे 1 दिया गया है, तो मैंने समुच्चय ए मुझे दिया हुआ है 1 2 और 3। अब सबसे पहले मैंने ए बराबर 1 लिया। आपको ये चेक करना है कि क्या ए आर 1 यानी कि 1,1 आर में है या नहीं है, या फिर ए आर 1 है या नहीं है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। मैं आपको देखो इसको अलग से लिख देता हूं। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या 1,1 आर में है या नहीं है। ठीक है, ये आपको चेक करना है, या फिर आप लिख सकते हो 1 आर 1 ये है या नहीं है, पहले ये चेक करो। तो यहां पे देखो 1,1 है, मतलब 1 का 1 के साथ संबंध है, तो ये वाली चीज हमारी सही हो गई। उसके बाद आपको चेक करना है 2,2 क्या बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, ये चेक करो। तो देखो 2,2 भी आर में है, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब चेक करो 3,3 आर में है या नहीं है, इसको चेक करके देखो। तो 3,3 भी बच्चों आर में है, तो इसका मतलब ये एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है बच्चों? ये एक स्वतुल्य संबंध है। देखो हमें केवल ये 3 चीजें दिख रही हैं। समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उनका खुद के साथ संबंध होना जरूरी है। यदि संबंध है तो बच्चों वो स्वतुल्य है। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छे। अब बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में r बराबर a, b जहां पर 2 a माइनस b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। तो पहले तो बच्चों हमें इसको रोस्टर रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो बच्चों हमें इसको रोस्टर रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो रोस्टर रूप में इसको परिवर्तित करते हैं। तो देखो r में हमारे पास क्या आएगा, r बराबर, यहां पर कहा गया है कि a और b क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए पहली बात तो। उसके अलावा 2a माइनस b को विभाजित करनी चाहिए। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं प्लस में भी और माइनस में भी। -1 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब मान लो सबसे पहले मैंने a बराबर 1 लिया और b बराबर भी मैंने 1 ले लिया, तो 1 में से 1 गया तो 0 बच गया।
क्या जीरो दो जीरो को विभाजित करता है? बिल्कुल करता है, 0 बार जाता है। ठीक है, देखो जब आप 0 में 2 का भाग लगाते हो तो 0 बार जाता है ना, तो इसका मतलब 0 को 2 विभाजित कर रहा है, तो 1,1 होगा। इसी प्रकार 2,2 भी होगा क्योंकि अभी भी 0 ही मिलेगा। 3,3 भी होगा, 0,0 भी होगा, -1,-1 भी होगा, -2,-2 भी होगा, क्योंकि सबका अंतर 0 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा 2,0 भी होगा, 0,2 भी होगा, क्योंकि सब 2 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास चलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखो समुच्चय ए के अंदर कौन कौन से अवयव हैं। इसके अंदर हैं बच्चों हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके के अवयव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध है? तो बिल्कुल है भाई। यहाँ पर देखो प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध है, मतलब आपको ये चेक करना है कि क्या A, बिलोंग्स टू R है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यदि हम B की जगह A लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2A-A को विभाजित करती है। क्या ये बात सही है? बच्चों मुझे बताइए कि क्या ये बात सही है कि 2A-A अर्थात 0 को विभाजित करती है? ये बात सही है, सारे A के लिए बच्चों ये बात सही है। इसका मतलब ये संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, क्या है? एक स्वतुल्य संबंध। अब चलते हैं बच्चों हम अगले संबंध पर, जिसका नाम है सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध क्या होता है? तो बच्चों यदि हमारे पास कोई संबंध R है, ठीक है, और संबंध R में हमारे पास क्रमिक युग्म है A, B, और A, B बिलोंग्स कर रहा है R में। ठीक है, A, B यदि संबंध R में है और उसके बाद बच्चों यदि B, A भी संबंध R में हो जाए तो बच्चों वो संबंध R सम्मित होता है। देखो सम्मित का मतलब समझते हो ना, जैसे कि मान लो आप दर्पण के सामने खड़े हो, सुबह सुबह आप अपना चेहरा देखते हो दर्पण के सामने खड़े होके, तो दर्पण के अबाउट में आपका चेहरा क्या होता है? सम्मित होता है। सम्मित का मतलब जैसा इधर की तरफ है वैसा ही इधर की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब यदि A, B बिलोंग्स टू R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। इसे बच्चों हम सम्मित कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई संबंध R है जो कि समुच्चय A 1, 2, 3 में संबंध है। ठीक है, क्या है ये? ये है 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, ये है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां पर 1, 2 R में है तो इसका सम्मित अर्थात 2, 1 भी R में होना चाहिए। क्या वो है? बिल्कुल है। अच्छा 2, 1 R में है तो इसका उल्टा 1, 2 R में होना चाहिए। क्या वो है? बिल्कुल है। अच्छा 3, 1 R में है तो इसका उल्टा 1, 3 होना चाहिए। बिल्कुल है। 1, 3 R में है, इसका उल्टा 3, 1 होना चाहिए। बिल्कुल है। इसका मतलब ये बच्चों एक सम्मित संबंध है। इसको बच्चों हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि जांच कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R ये द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है या नहीं है। अब बच्चों जहां पर भी आपके पास ये बराबर अवयव आ जाए ना, इनके अबाउट तो हमेशा सम्मित रहता ही है। ठीक है, बराबर अवयवों के लिए तो सम्मित रहेगा ही रहेगा। आपको जो अवयव बराबर नहीं है उनके लिए चेक करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो 1, 2 जो है वो R में है तो इसका मतलब 2, 1 भी R में होना चाहिए। बट क्या वो R में है? नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब बच्चों ये संबंध सम्मित नहीं है। देखो यदि हमें स्वतुल्य सम्मित में ये चेक करना हो कि है या नहीं है तो होना तो वो सारे अवयवों के लिए चाहिए, और नहीं होने के लिए केवल हमें एक ही पर्याप्त है, एक कारण पर्याप्त है। देखो बच्चों आप लोग किसी व्यक्ति में कोई गलतियां निकालते हो तो गलती केवल आप एक ही निकालते हो ना। यदि आपको एक गलती मिल जाती है तो आप उससे अपनी दोस्ती तोड़ लेते हो। आपको यदि किसी व्यक्ति से दोस्ती तोड़नी होती है तो आप सामने वाले में केवल एक गलती निकालते हो। सेम ऐसा ही फंडा यहां पर है, आपको केवल एक गलती निकालनी है और वो एक गलती हमने यहां पर पकड़ ली।
ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये सममित नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये है कि पूर्णांकों के समुच्चय में बताना है आपको संबंध आर सममित है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं आर को रोस्टर रूप में लिखता हूं, तो बराबर वालों के लिए तो हो जाएगा, ये जो बराबर नहीं है उनके लिए देखते हैं। ठीक है, तो देखो 2,0 होगा, 0,2 भी हो जाएगा, 1,2 होगा, क्या 1 - 2 नहीं होता विभाजित, तो 1,2 तो आएगा ही नहीं यहां पर। ठीक है, ऐसी संख्या आएंगी जिनका अंतर 2 का गुणज हो। ठीक है, तो 0,4 हो सकता है, 0,6 हो सकता है, 0,8 हो सकता है, इसी तरीके से चला जाएगा। 4,0 हो सकता है, 6,0 हो सकता है, 8,0 हो सकता है, इसके अलावा 2,4 हो सकता है, 4,2 हो सकता है। इस प्रकार से हमारे पास चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब अबे ये बताना है कि ये सममित है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से तो हमें समझ में नहीं आया, कोई नहीं, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। देखो 2a - b को विभाजित करती है, इसका मतलब a - b बटे 2 बराबर होगा m के, अर्थात a - b बराबर 2m होगा, जहां पर m क्या है बच्चों, कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, अब मुझे सिद्ध करना है कि b, a r में है या नहीं है। इसका मतलब बच्चों मुझे लेकर आना है कि b - a 2 से विभाजित होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो a - b बराबर 2m है, तो b - a बराबर हो जाएगा -2m, तो b - a बटे 2 बराबर हो जाएगा -m। अब -m भी तो एक पूर्णांक होगा, इसका मतलब 2b - a को भी विभाजित करता है, इसका मतलब ये संबंध सममित है। ये संबंध बच्चों सममित है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अगला संबंध है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक क्या होता है, देखो यदि बच्चों कोई संबंध R इस प्रकार से हो जिसमें a, b हमारे R में हो तथा एक अन्य अवयव b, c भी R में हो, और इसके बाद बच्चों यदि हमें a, c भी R में मिल जाए तो वह संबंध एक संक्रामक संबंध होता है। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर a और c ने अपनी टांग फंसा दी। a, b R में हो रहा था, b, c R में हो रहा था, a और c ने बीच में घुस गए इनके कि भाई हमें भी R में होना है, तो यदि ये भी R में है तो फिर संक्रामक है। एक तरीके से संक्रामक रोग की तरह ही होता है। ठीक है, कि भाई a, b R में हुआ, b, c R में हुआ, तो a और c ने कहा कि हम भी R में होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों एक संक्रामक संबंध है। यही बच्चों इसकी परिभाषा है कि यदि एक संबंध R इस प्रकार से हो कि a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू R हो, तो यदि a, c भी R में है तो वह एक संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों एक उदाहरण द्वारा इसको समझ लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास में एक उदाहरण है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 1,1 बिलोंग्स टू R है और 1,2 बिलोंग्स टू R है। यहाँ पर एक B, C, तो 1,2 भी R में होने चाहिए, बिल्कुल है। तो बराबरों के लिए तो छोड़ दो, जो बराबर नहीं है उनके लिए देखो। अब देखो 1,2 R में है, 2,3 R में है, मतलब A, B और ये हो गया B, C। तो इसका मतलब 1,3 भी R में होना चाहिए, बट क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये बच्चों संक्रामक नहीं है। ओके, अब ये एक क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए, आपको बताना है कि ये संक्रामक है या नहीं है। ओके, अब बच्चों अगला संबंध है तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध क्या होता है, तो बच्चों एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, ये भी आपके होमवर्क के लिए है। आपको इसमें ये चेक करना है कि क्या ये दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है या नहीं है। ठीक है, अब आज की क्लास को बच्चों मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। ये रही आपकी आज की
थर्ड क्विज। तो इसका आंसर बताइए बच्चों मुझे जल्दी से। क्वेश्चन है समुच्चय ए मुझे दे रखा है 1 2 3, जिसमें ये संबंध आर है, जिसमें है 1,1 1,2 1,3 2,1 3,3। ऐसे एक संबंध है जिसमें है 1,1 1,2 2,1 2,2 3,3। आपको बताना है कौन सा संबंध स्वतुल्य है और कौन सा स्वतुल्य नहीं है। तो पहला विकल्प है केवल आर स्वतुल्य है। आपको ये बताना है कि कौन सा संबंध स्वतुल्य है। पहला विकल्प है केवल आर, दूसरा केवल एस, तीसरा आर और एस दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए। बताइए बच्चों कौन सा विकल्प सही है, कौन सा संबंध स्वतुल्य है। बच्चों आपका समय समाप्त होता है। अब देखो 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3। यहाँ पे 1,1 तो है, 2,2 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 भी है, मतलब ये स्वतुल्य होगा। तो अस्वतुल्य है, मतलब बी विकल्प बच्चों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने संबंधों के प्रकार देखे। हमने रिक्त संबंध देखा, हमने बच्चों सार्वत्रिक संबंध देखा, तत्समक संबंध देखा, स्वतुल्य देखा, सम्मित देखा, संक्रामक देखा। अब बच्चों आज की क्लास का होमवर्क ये भी है आपका, ये भी आपको करना है। ठीक है, आज की क्लास को बच्चों मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।